अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग तमाम देखने वालों को। जान है तो जहान है, मुझे कहते हैं माहिर शेख। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे और आपके शब रोज़ बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। हमेशा कहती हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। जैसे जैसे मौसम तब्दील होता जा रहा है, हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें अटैक करती हैं। और आप नोट करेंगे कि जैसे ही मैं कहती हूँ कि नेचर में तब्दीली आती है, नेचर में चेंज है, इसी तरह इंसान की अपनी जो बॉडी है इसके भी नेचर में चेंज आता है। हमें हर तरह का मौसम जो है वो महसूस होता है, जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, ख़ज़ां, बहार, सब मौसम को हम महसूस करते हैं। बहुत शदीद सर्दी होगी तो हम बीमार हो सकते हैं, बहुत शदीद गर्मी में हम बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें और अगर आप खुशबाश रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखें। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होते हैं डॉक्टर जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी बात से इत्तफाक करेंगे ना कि नेचर में चेंज है तो वो चेंज जो है वो हमें भी कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल, बीमारी की तरफ भी। और स्किन को अगर आप देखें, ये एक रेगुलेटर है ना, ये हमारे स्किन जो है हमें मौसम की तब्दीली का जो है इंडिकेशन देता है। अब अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, या अगर मतलब यह है कि या अगर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो इससे हमारा वजूद इफेक्ट हो सकता है। अगर उसके ख़िलाफ़ हम अपनी प्रोटेक्शन ना करें, हम ख़ुद को जो है महफूज ना करें, ख़ुद की अपनी केयर ना करें, तो बिल्कुल मौसमी जो तब्दीलियाँ हैं वो हमारे वजूद पर असरअंदाज हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि मौसमी तब्दीलियाँ जो है हमारे वजूद पे असरअंदाज होती हैं, उसी तरह से देखें आप जो सीजन आजकल चल रहा है, मैं पता नहीं, मैं तो लड़कियों वाली बातें करती हूँ तो लड़कियों वाली करूँगी। डॉक्टर साहब, मौसम चेंज होता है, स्किन खराब, बर्बाद, पता नहीं सत्यानाश ही हो जाता है बेचारी स्किन का। बाल आपके ना बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं, बहुत ज्यादा आपके बाल झड़ने लगते हैं, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ही खवातीन वाले मसाइल है मेरे तो। अच्छे से डॉक्टर साहब, इसी से बात शुरू करते हैं कि आपने देखा कि हेयर फॉल और हेयर इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं मौसम की तब्दीली के साथ साथ। तो अभी आज हम बात करते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। वैसे ये होता है मौसम की तब्दीली से, या मैंने बात कर दी है? ये बहुत कम मौसम की तब्दीली से होता है, बिल्कुल उस पर मैं बिल्कुल बात कर लूँगा। लेकिन आपने माही एक बात आपने नोट की है, अगर आप फ़ोन में देखें या कभी ऐड आता है, कहते हैं जी ये ऑयल इस्तेमाल किया है मैंने, बाल जी मुकम्मल गिर गए थे, अब न्यू आना शुरू हो गए हैं। अब फीमेल की कुछ वीडियोस आप देखें, वो कहते हैं जी इतने बाल आ गए हैं, पेशानी पर भी जो है बाल निकलना शुरू हो गए हैं, ये वो। अब उसको मैं देखता हूँ, देखा वो कभी भी नहीं होता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूँ, आप यकीन करें मुझे हंसी आती है कि इस ऑयल के अंदर ऐसा क्या है, या इस शैम्पू के अंदर ऐसा क्या है कि वो बालों को स्टॉप कर सकता है, बालों के गिरने को। अगर मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक इंसान के जो बाल है उसकी जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, अल्लाह ताला ने उसके लिए अपने पेजेस मुकर्रर किए हैं। ठीक है कि एक पेज से एक बाल गुजरेगा, जिस तरह एक नॉर्मली एक हेयर फॉलिकल में एक हेयर ग्रो होगा, ठीक है, कुछ अरसे में उसका लेंथ बढ़ेगा, फिर उस बाल की मजबूती आएगी। थर्ड स्टेज इसको हम कहते हैं टेलोजन, एक फेज है, तकरीबन 30 दिन तक एक बाल रहेगा और उसके बाद जो है 30 डेज के बाद एक बाल गिरेगा। ये इसकी एक लाइफ टाइम है, ये इसकी एक जिंदगी है, ठीक है। अब ये बाल उसकी ग्रोथ कहाँ से होती है? एक फॉलिकल में होती है। उस फॉलिकल को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने सीबेशियस ग्लैंड्स पैदा किए हैं, ठीक है। वो सीबेशियस ग्लैंड्स इस फॉलिकल के लिए जो है सीबम, और जो ऑयली मैटर है उसको, जो ऑयल की ज़रूरत है उसको बरकरार रखता है और उसको जो है एक नॉर्मल वैल्यू जो है उसको स्टेबल रखता है। फिर अगर आप देखें, इस सीबेशियस ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने हार्मोन्स पैदा किए हैं। अब अगर एक इंसान के वजूद में ये 3-4 प्रोसेस जो मैंने बताए हैं, सीबेशियस ग्लैंड का या हार्मोन्स का या फॉलिकल्स का, अब तीनों में अगर किसी में भी मसला आएगा, फिर एक पेशेंट को हेयर फॉल का मसला शुरू होगा, ठीक है। ये उनके कुछ काजेस हैं। या अगर एक इंसान के वजूद में, मतलब जी जी बताएं, कोई ऑयल लगाने से, कोई शैम्पू लगाने से रुकेंगे? नहीं आएंगे, नहीं रुकते। इसमें एक बात होती है, ठीक है। अब एक पेशेंट है, उनके स्किन में अगर एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सीबम हो रही है, ठीक है। अब इसकी कुछ ऐसी दवाइयां फिर देनी होगी कि उनका जो सीबम है, ऑयली मैटर है, उसका बनना कम हो जाए। अगर वो बहुत ज्यादा पैदा होगा तो भी पेशेंट के बाल खराब भी होंगे और उसके साथ साथ उनका स्किन भी खराब होगा,
ठीक है। डॉक्टर साहब आप दुकान बंद करा रहे हैं लोगों की। असल में कुछ चीजें अगर पेशेंट्स को या लोगों को आप ओपनली नहीं बताएंगे तो इन चीजों से नुकसान फिर होते हैं। या आपको मैं एक बात बता दूं, स्टीरॉइड्स के जो स्प्रे लोग इस्तेमाल करते हैं वक्ती तौर पर तो उनके बाल आ जाते हैं, ठीक, लेकिन कुछ अरसे के बाद वही बाल उसके साथ साथ और जो बाल हैं यानी वो फॉलिकल जो है वो कंप्लीटली कमजोर हो जाता है, वो इस काबिल ही नहीं रहता कि उसमें नए बाल आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो सिर्फ एक बात यहाँ पर कहूंगा कि इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं इस पर लोगों को अपने स्किन या अपने बाल जो है खराब नहीं करने चाहिए। कभी कभार पेशेंट को मेडिसिन की जरूरत होती है, कभी कभार ये भी होता है कि पेशेंट को अपने डेली रूटीन पर भी थोड़ा सा नजर डालना चाहिए। ठीक है मेरा अच्छा वैसे एक बात बताएं, जैसे बहुत सारे लोगों को, हमने तो बड़े बुजुर्गों को हमेशा बचपन से यही कहता सुना है, अम्मी को भी और दादी को भी, नानी को भी, कि सर पे ऑयल लगाया करो, ऑयल लगाने से बालों की जो है वो ग्रोथ अच्छी रहती है, बाल जो है वो बड़े अच्छे रहते हैं। ऐसा होता है? ड्राई नहीं होते या ऐसा कुछ भी नहीं होता? ड्राई स्किन में यह है कि जब एक पेशेंट का स्किन ड्राई रहेगा या उसमें मिसाल के तौर पर खुश्की बनेगी, स्कर्वी जिसे हम कहते हैं, तो ये स्कर्वी क्यों बनती है? जब सेबेशियस ग्लैंड्स, इसमें अल्लाह ताला ने नेचुरली ऑयल पैदा करने की फैक्ट्रियां बाकायदा बनाई है। सेबेशियस ग्लैंड्स जो है ये उसी ऑयल को पैदा करता है ताकि स्किन मॉइस्चराइज रहे और बाल हेल्दी रहे। अब कुछ लोगों की स्किन में खुश्की होती है, फिर अगर वो ऑयल का इस्तेमाल करे, जिस तरह सरसों का ऑयल है आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होता है, उससे ये होता है कि सीबम की इस ड्यूटी को जो है वो बरकरार कर सकता है। या उसके साथ ये होता है कि बालों के लिए स्किन में जो खुश्की है जिसकी वजह से हेयर के रूट्स हेल्दी नहीं हो रहे, तो बिल्कुल उसमें वो मददगार साबित होता है। लेकिन साफ ये नहीं है कि प्रोसेस्ड जो होते हैं इसमें जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स उसमें मिलाए होते हैं या मुख्तलिफ किस्म के स्टीरॉइड्स उसमें ऐड किए होते हैं, वो चीज़ें ख़तरनाक हैं। बाकी घर में वो नॉर्मल जो इस्तेमाल होते हैं वो बिल्कुल सीबम के फंक्शन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। और उससे क्या नए बाल आते हैं, जैसे बाकी दुकान वाले भी कहते हैं कि आ जाते हैं? नहीं, कुछ मसले इस तरह हैं, जब कि मिसाल के तौर पर मर्दों की अगर मैं बात कर लूं, फैमिली में बार्डनेस का मसला होता है। फैमिली बार्डनेस इस तरह है कि उसमें फालजी, ठीक है, गंजपन होता है। अब वो गंजापन जो है उसको कोई भी दवाई रोक नहीं सकती। इवन अगर मैं अपनी फैमिली की बात कर लूं, हमारे फैमिली में भी है, अच्छा, ठीक है, उनमें भी है। हम सब जिसके बाल कंप्लीटली गिर जाते हैं फिर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, मेडिसिन के जरिए हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स नॉर्मली 35 to 40 इयर्स अपने बाल जो है वो बचा के रख लें मेडिसिन के थ्रू। बट ये है कि बार्डनेस का मसला उसमें होता है। फिर जब एक फैमिली में मसला आता है इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगर इस तरह फॉलिकल में मसला है या वजूद में आयरन की कमी आई है या एक पेशेंट के हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने सीबम को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स की बात की है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो इस तरह के हार्मोन्स हैं जो सेबेशियस ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो अभी आपने कहा कि अगर ब्लड डेफिशिएंसी है आपके अंदर, ब्लड की कमी से भी आपके हेयर फॉल होता है, बिल्कुल, तो जब हेयर फॉल होने लगे तो क्या फिर हम जाके अपना एच भी करा लें? मुझे तो यही समझ आ रहा है। सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं, या जिस तरह मैं हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म के TSH का होना ज़रूरी है, थायराइड में अगर मसला आ जाए, या अगर एक पेशेंट पे मिसाल के तौर पर उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में मसला आता है तो फिर उसमें से जो है LH-FSH का भी हम करवाते हैं। या इसी तरह अगर एक औरतों में अगर कुछ लोगों को जो है उनके हेयर फॉल का मसला होता है बहुत ज़्यादा और उसके साथ उनके चेहरे पर बाल निकलते हैं, यानी गैर ज़रूरी बाल निकल आते हैं और ज़रूरी बाल यानी टर्मिनल हेयर्स जो हैं वो गिरने लग जाते हैं, उसमें फिर हम ठीक ठाक जो है पेशेंट के जो हार्मोन्स का प्रोफाइल है वो भी करते हैं ताकि ये पता चल जाए कि कहीं वजूद में उनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो नहीं बढ़ा या एंड्रोजन का लेवल कम तो नहीं हुआ या प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो उसके मुताबिक फिर अगर एक पेशेंट मिसाल के तौर पर यह चाहता है कि उनका सही इलाज हो जाए तो फिर इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फिर इलाज देकर एक पेशेंट का जब इलाज किया जाता है तो वो परमानेंटली उसका मसला सॉल्व हो जाता है और उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स फिर नहीं आते। स्पेसिफिक फीमेल में एज होती है बाल गिरने की या किसी भी एज में जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं? आजकल आप लोग देख लेना, आजकल तो ये बात ही नहीं है, कम कम उम्र में जो है लोगों को बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इसमें न्यूट्रिशंस की कमी जो है बहुत ज़्यादा मसला करती है। अगर आप देखें स्पेसिफिक एक बहुत कम लोग हैं जो अपनी कमी का, एक तो आपने खुद बता दिया कि ब्लड डेफिशिएंसी, उसके अलावा ब्लड डेफिशिएंसी है, इसके साथ फूड की तरफ मैं आ रहा हूँ, फूड की तरफ, खुराक की तरफ मैं आ रहा हूँ। लोग जो है खुराक का इस्तेमाल जो है बैलेंस डाइट नहीं रखते,
ठीक है, या अगर हाँ, मैं डाइटिंग की बात तो करूं, बहुत गोश्त खाएंगे, ठीक है, सब्जी खा रहे होंगे, या रेगुलर सब्जी खा रहे दूसरी होंगे। तरफ आप देख लें, हर तरफ लोग मोटापे को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मोटापे को कम करने के लिए वो कंप्लीट डाइट शुरू कर लेते हैं, जिसमें वो कार्ब्स भी मुकम्मल तौर पर बंद कर लेते चावल और हैं, रोटी इसी बंद। तरह बिल्कुल चिकनाई भी मुकम्मल तौर पर वो अवॉइड कर लेते हैं। तो जिस तरह अगर ये फैट्स या अगर ये ऑयल, ये कार्बोहाइड्रेट्स, इसको मुकम्मल स्टॉप करेंगे, ठीक है, तो यही हमारे वजूद के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स बनते हैं जितने भी, ये सारे फैट से बनते हैं। ठीक, अगर आप कंप्लीटली उसको स्टॉप करेंगे तो फिर वजूद में हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आएंगे, सेल मेम्ब्रेन्स भी कमजोर होंगे, और हेयर फॉल का, हड्डियां कमजोर होना और इस तरह के प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल जो है वो भी साथ साथ होंगे। तो इसलिए बात करने का मतलब मेरा यह है कि बैलेंस डाइट में फ्रूट का रोजाना इस्तेमाल होना चाहिए, इसी तरीके से फिश का इस्तेमाल रोजाना होना, एक रूटीन में होना चाहिए, और गोश्त और इसी तरह दालें, सब्जियां एक रूटीन में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, मतलब बैलेंस डाइट जो है वो फॉलो। 05141022251 हमारे राबिते का नंबर है, आप हमें कॉल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? आदिल बात कर रहा हूँ यहाँ से। जी, कैसे हैं आप? पूरा ठीक ठाक। अच्छा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा था, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। ठीक है, और कितने अरसे से गिर रहे हैं? तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। एज, वेट और दूसरा कोई प्रॉब्लम, शुगर वगैरह? 30 हो गई। अच्छा, कोई और बीमारी तो नहीं डायग्नोज हुई आपको कभी? नहीं, और कोई नहीं है। चलो ठीक है, कोई और दवाइयाँ इस्तेमाल की है इसके लिए? नहीं, अभी तक कोई नहीं इस्तेमाल की है। टोपियां हैं, गिर रहे हैं, वो इस तरह से गंजा सफर नजर आ रहा है। ठीक है, और खानदान में गंजेपन की जो बीमारी है वो तो नहीं है, खानदानी तौर पर जिन लोगों के बाल गिरते हैं? नहीं, हमारे खानदान में कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, साथ रहे, हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर 0300189893, 0315346445 डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी रिपोर्ट जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि डॉक्टर साहब जुमे और हफ्ते को इस्लामाबाद क्लिनिक करते हैं, फर्स्ट फ्लोर मॉल 9 प्लाजा G9 मरकज कराची कंपनी में। पीर, मंगल और बुध को डॉक्टर साहब पेशावर में होते हैं, जुमेरात को डॉक्टर साहब चकतरा में, और इतवार को सवाबी में डॉक्टर साहब क्लिनिक करते हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ, उन्होंने हेयर फॉल का मसला बता दिया। इसमें जिस तरह आप कह रहे हैं कि HB का लेवल होना, CBC, इनको भी चाहिए कि अपना कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है वो आप कर ले पहले, और वो मुझे व्हाट्सएप करें, और सिर्फ एक दवाई इनको बताएंगे। ये नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट बालों के गिरने का इलाज है, लेकिन ये सिर्फ इतना कर सकता है कि बाल गिरना उससे कम हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जितने मैंने काजेस बताए हैं, एंड्रोजन्स वगैरह, कमज़ोरी, ठीक है, इन सब को फिर सामने रख कर पेशेंट का इलाज किया जाता है, फिर ठीक होते हैं पेशेंट्स, ठीक है। एक आम दवाई आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए कोई भी पेशेंट अगर प्रोग्राम देख रहा है, उनको हेयर फॉल का मसला है, तो इसमें एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी में ये होम्योपैथिक स्टोर से ले लें, सुबह, दोपहर और शाम। इसके 5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। इससे इंशाल्लाह इतना होगा कि आपके बाल जो हैं वो और ख़राब नहीं होंगे, और ये गिरेंगे नहीं, आपका गिरना जो है ये स्टॉप हो सकता है इससे। ठीक, डॉक्टर साहब ये तो रुक गया, तो क्या वापस भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हेयर फॉलिकल तो कंप्लीटली डैमेज नहीं हुआ। अब ये एसिड फ्लोर जो मैंने दवाई बताई है, ये हम गैंग्रीन में भी इस्तेमाल करते हैं, ये दवाई हम डियाबेटिक फुट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है कि ये वजूद के सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रसाई उसमें आसानी पैदा करता है। यानी जब हेयर फॉलिकल से उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो ठीक तरह से होगी, तो ब्लड में ही सारी चीजें हैं ना इंसान के। अगर आप आयरन की बात कर लें, या अगर आप जिंक की बात कर लें, केराटिन की बात कर लें, तो ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं। अब अगर हेयर फॉलिकल को केराटिन की कमी है, और उसकी तरफ अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फ्लो बढ़ा दी जाए, तो वहां से फॉलिकल हेल्दी हो जाता है, और उसके बाल गिरना कम हो सकते हैं इससे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इनको सिर्फ एक दवाई बताई है। इसके साथ फिर सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं,
ठीक। अब अगर एक पेशेंट में हार्मोनल तब्दीली है, उसकी फिर और दवाइयां साथ चलानी होती है। या अगर एक पेशेंट को मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा कोई कुछ पेशेंट्स को अगर आप देखें कैंसर में कीमो वगैरह करवाते हैं, मेडिसिनल रिएक्शन की वजह से, उनकी केमिकल रिएक्शंस की वजह से उनके बाल गिर जाते हैं, तो उनकी फिर अपनी सपोर्टिव मेडिसिन साथ होती हैं। या अगर एलोपेशिया इरेटा की बात की जाए, एलोपेशिया पे बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मरियम कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। जी मरियम, क्या पूछना चाह रही हैं? पूछना था, मेरी बेटी है साल की, जी जी उसके बाल बिल्कुल भी नहीं है। साल की है? अच्छा, साल की अभी? जी 1 साल की है। ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह करें कि उसके स्कैप का जो है, उसके बालों का एक पिक्चर मुझे व्हाट्सएप कर दें, फिर आपको मैं मशवरा देता हूँ। आप प्रोग्राम देखें, आपके मसले पे बात करता हूँ। हर मसला इलाज के लिए या हर मसले पर दवाई नहीं बताते, यहाँ पर आपको मैं गाइड करता हूँ कि क्या मेन इशू है। ठीक है, 0300189893 0315346455 डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप उनके स्केल की पिक्चर जो है वो भेज दें। डॉक्टर साहब वैसे 1 साल की बच्ची तो छोटी है, लेकिन 1 साल के बच्चे पे फिर भी बाल तो काफी, जब इसमें होते हैं, आप जब बच्चा पैदा होता है उसके सर पे अच्छे खासे बाल होते हैं, वो रिमूव करने के बाद बाल आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लिन्यूगो हेयर्स या टर्मिनल हेयर्स जो हैं, उसमें कभी कभी टाइम लग भी जाता है, जरूरी नहीं है। कुछ बच्चों के बाल थोड़े से देर से भी आते हैं, लेकिन अब इनको अगर ये देखना पड़ेगा, जिस तरह मैं कहूँ कि पिक्चर भेज दें, अगर ये कहीं एलोपेशिया यूनिवर्सल या एलोपेशिया टोटैलिस की शिकार है, जिसमें कहीं फॉलिकल ही एक्टिवेट नहीं है स्टार्ट से, तो फिर मेडिसिन देने की जरूरत होगी। अगर उनके सर पर बाल हैं लेकिन कम है, तो वक्त के साथ साथ वो पूरे हो जाएंगे, उसमें तो अभी टाइम है, उसमें तो दवाइयों की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एलोपेशिया की बात कर रहे हैं। एलोपेशिया में तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बिल्कुल ही बाल्डनेस हो जाता है, बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मतलब पैचेस में खत्म होते हैं, कि कहीं पैच में आप देखेंगे बहुत ज्यादा बाल है और एक राउंड सा पैच होगा, बाल खत्म, फिर बाल होंगे, फिर एक राउंड सा पैच होगा और बाल खत्म हो जाएंगे। अक्सर तो हमने यही देखा है। इसके भी 3 टाइप्स हैं इसके। अच्छा, एक एलोपेशिया इरेटा, एक टोटैलिस और एक यूनिवर्सल। ठीक है, ठीक है। अब एलोपेशिया अब इन इरेटा तीनों में में फर्क क्या है, पहले ये बता दीजिए। तीनों में फर्क ये है कि एलोपेशिया इरेटा में तो राउंड सर्कल्स में बाल निकलते हैं। ठीक है। टोटैलिस में होता यह है कि पेशेंट के सर से कंप्लीटली बाल जो हैं वो गायब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब यूनिवर्सल में यह है कि वजूद के किसी भी हिस्से पर बाल नहीं निकलेंगे। ठीक है। अब ये जो बीमारी है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है। ऑटो इम्यून ये है कि इंसान के वजूद के अंदर, जो मैं अक्सर बात करता हूँ साइटोटॉक्सिन टी सेल्स की मैं बात करता हूँ, तो ये जो है ये एंटीबॉडीज वजूद के, ये इस हेयर सेल्स के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक। यानी वजूद के अंदर जब हेयर सेल बनते हैं तो यही टी सेल्स उनको जो है ना वो ख़त्म करता रहता है, तो इसके रिजल्ट में बाल कुछ इस तरह से निकलते हैं कि जिसका पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर बाल थे भी कि नहीं। ठीक है। क्योंकि उसके फॉलिकल्स भी और उसके रूट्स भी कंप्लीटली वो खत्म करता है। अच्छा। और ये एक वो कंडीशन है जिसमें फिर डॉक्टर्स जो हैं वो पीआरपी करवाते हैं। उसका तो ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता। नहीं, वो पीआरपी करवाते हैं या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है जिस तरह हम ऑटो इम्यून डिजीज की बात करते हैं। मुझे आज तक पीआरपी से फर्क नहीं पड़ा। वैसे पता नहीं मुझे ऑन एयर कहना चाहिए कि नहीं, मैंने बहुत पीआरपी कराई है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल जो है वो बहुत ज्यादा था और मैंने बहुत पीआरपी करा के सेशंस लिए हैं, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ा। लास्ट वीक मेरे पास मेरा पेशेंट बैठा था, वो अपनी बेटी का एक केस डिस्कस कर रहा था मेरे पास। पहले कॉलर ले लें फिर हम ये बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस्लामाबाद से शाहीन बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं? 2 सवाल करने थे। कीजिए। एक तो ये कि जो बच्चों के मतलब 6-7 साल के बच्चों की आंखें तेजी से जो है वो मतलब ये कि गिर रही हो, तो उसके लिए कोई दवा वगैरह जो है कोई मतलब तदबीर बना दें। और दूसरा ये कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो अगर मतलब ये कि उन्हें कमजोर हो रहे हैं तो उसके लिए कोई टॉनिक और जो उनको भूख भी ना लगती हो उसके लिए कुछ बता दें। उसके लिए भी बताएंगे। पहला वाला मसला आप दोबारा बता दें। बच्चे वाली बात दोबारा बता दें। आंखों की जो मतलब जो रोशनी होती है ना, बिनाई, वो कम हो रही हो, मतलब ये कि जो है ना बच्चों की मतलब नजर वीक हो रही है, कमजोर हो रही है या फिर खत्म हो रही है? नहीं, वीक हो रही है।
वीक हो रही है। ठीक। अच्छा, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में ज्यादा मतलब ये कि जो है कितनी सी उम्र है और कितनी वीक हो गई ये भी बता दें ताकि हमें आसानी हो जाए। 6-7 साल के बच्चे हैं, ठीक है, और जो है वो मतलब ये कि उनका चश्मे का जो है नंबर तेजी से गिर रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। खानदान में दूसरे बच्चों को तो ये मसला नहीं है? मतलब वालिदैन जो है वो चश्मा तो लगाते हैं, वालिदैन भी लगाते हैं, और लेकिन ये कि इतनी तेजी से बच्चों की, असल में ठीक है, पीछे जो ठीक। कोरोना हुआ था ना, तो उसमें शायद उनको जो है वो मतलब उसकी वजह से कुछ मसला मेरे ख्याल से हुआ होगा। चले आप इस तरह करें, आप प्रोग्राम देखें, दोनों मसलों पे मैं बात करता हूं। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप टीवी स्क्रीन के सामने आ जाए ताकि हम इस पे बात करें। ये वो केसेस हैं। कोविड का इसको फर्क है आप- वैसे इस पे, इसको आप साइड पे रखते हैं कोविड फिलहाल। को ना। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे मसले आए भी हैं। डायबिटीज़ के मसले पेशेंट्स को आए हैं, वो पेशेंट्स जिनको एलर्जीज नहीं थे उनको एलर्जी का मसला पैदा हुआ है, और कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो सालों से एलर्जी के बीमार थे, वो कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि इसको फिलहाल इस पे नेक्स्ट प्रोग्राम में बात कर लेंगे, शुगर से लिंक करके और मुख्तलिफ जितनी बीमारियाँ उससे बनती हैं। यहाँ पर इन्होंने आई साइट जो है कम होने की बात की है कि उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर, कुछ गिरा है क्या? जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने फिर फाइनली वो आवाज पकड़ ली। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन धमाके करते रहना चाहिए Okay. प्रोग्राम में। धमाकों के साथ पता चलेगा कि हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं है, और हमसे वो ऐसे लाइव प्रोग्राम करें, ये ठीक है, छोटी मोटी ठीक है। आवाजें आनी चाहिए। ठीक है, ये तो सही है इससे। ठीक है, अच्छा कॉल भी हम लेंगे, लेकिन पहले हम इस खातून का मसला कह रही है कि बूढ़े जो हैं वो कमजोर हो रहे हैं और भूख भी नहीं लगती है। बच्चों की जो बात थी, बूढ़ों की भी बात कर लेंगे, आई साइट वीक होने की वो बात मैं कर रहा था। ठीक। कुछ बच्चे जो होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक हो है। गया। कुछ बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस का मसला होता है। ठीक। यहाँ पर अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर होम्योपैथी और एलोपैथी की रास्ते जो है एक दूसरे से जुदा हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब अगर एक पेशेंट का जो है उनका नजर कमजोर हो रहा है तो फिर मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है जिसमें आई साइट का कमजोर होना स्टॉप हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब एक यहाँ बात पर- और मुझे याद आ गया कि अक्सर बच्चों की आंखों में हम ब्लैक स्पॉट छोटा छोटा फील करते हैं, डॉट जैसे तिल होता है, वो क्या चीज होती वो है? डिस्कस करता हूँ, मुझे एक बात कंप्लीट करने दे, फिर उसके बाद इस पे बात Done. कर लेते हैं। ठीक है, रूटा दवाई, क्योंकि पेशेंट ने कॉल किया है और मेडिसिन का और मेरे उस बात के वो मुंतजिर होंगी। रूटा दवाई बताऊंगा। रूटा ये आप ले लें होम्योपैथिक स्टोर से, उनके लिए सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे बच्चों को पिलाया करें। इससे ये होगा कि उनकी जो आई साइट है वो कमज़ोर नहीं होगी। ठीक। दूसरी बात यह है कि बच्चों के रूटीन में डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, मिल्क का इस्तेमाल, बटर का इस्तेमाल रोज़ाना किया करें, और कैरेट्स गाजर का इस्तेमाल और इसी तरह फिश का इस्तेमाल जो है उनका रूटीन में शुरू करें तो उनकी आई साइट जो है वो कमज़ोर नहीं होगी। उसके साथ साथ दूसरी जो बात है, और बूढ़ों की जो आप बात कर रही थी, भूख नहीं लगती, तो कमजोर उनको हो जब रहे हैं। भूख नहीं लगती या उसकी जो है ना दिन ब दिन उसमें कमजोरी आती रहती है तो उसमें ब्रेटा कार्ब दवाई है। ठीक। ब्रेटा कार्ब दवाई उनको शुरू करें तो ब्रेटा कार्ब जेरियाटिक डिजीज में बहुत ज्यादा बेहतरीन है। अगर उनको प्रोस्टेट का मसला हुआ है, या अगर उनको डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हुए हैं, या अगर उनको इस तरह के भूख ना लगना, कमजोरी का मसला आ गया है, तो ब्रेटा कार्ब 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप लोग चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चों की आंखों में हम महसूस करते हैं जैसे फेस पे आपके तिल होते हैं, उसी तरह के निशान जो है वो आपकी आंख के अंदर ब्लैक कलर का स्पॉट आने लगता है। कुछ मसले इस तरह हैं कि उसके काजेटिव्स अननोन हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये जो है जिस तरह आप बता रहे हैं कि ब्लैक स्पॉट आ जाता है, उसके काजेस बेसिकली अननोन है, उसका कोई वजह जो है वो साइंस ने मालूम नहीं किया कि क्यों इस तरह होता है। अब इसके साथ अगर बात कर लें, कैटरेक्ट की बात कर लें, ग्लोकोमा की आप बात कर लें, या मैक्यूलर डिजेनरेशन की आप बात कर लें, या रेटिनल डिटैचमेंट की आप बात कर लें, ये सारी वो काजेस हैं जिसके मेन वो बीमारियां हैं जिसके मेन काजेस मौजूद हैं। ठीक। रेटिनल डिटैचमेंट की अगर हम बात कर लें, डायबिटीज उसका एक मेन वजह है। मैक्यूलर डिजेनरेटिव चेंजेस की अगर बात कर लें, इसी तरह विटामिन की कमी उसकी एक मेन वजह है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है साइंस ने इस पे काम किया है, उसके काजेस बताए हैं, लेकिन कुछ मसलों के काजेस अभी अननोन हैं। ठीक हो गया। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? हरीपुर से रुखसाना बात कर रही हूँ। रुखसाना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रुखसाना क्या डॉक्टर साहब से पूछना बात करनी थी। जी जी कीजिए। जी, मेरी सिस्टर है,
उनकी एज तकरीबन 45 या 48 कुछ इस तरह से है। जी जी। उनकी नाक में गदूद है। ठीक है। उनको सांस लेने में रात को प्रॉब्लम होती है और रात को जब सोती हैं तो सीटियों की आवाज आती है। ठीक है ठीक ठीक। है, स्नोरिंग का मसला रहता है उनको। कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की है आप लोगों ने? ये डॉक्टर के पास ENT के पास गए थे तो उन्होंने जाइनोसिन और राइनोसिन और कुछ इस तरह से ड्रॉप्स ही दिए थे, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है, नेजल डायलेटर्स आप बंद करें और बल्कि इस तरह करें, आप प्रोग्राम देखें तो नेजल पॉलिप्स पर DNS जितने भी मसले हैं और नाक से रिलेटेड उसमें मैं बात करता हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आपने जो बुजुर्गों के भूख लगने की दवाई बताई है प्लीज वो रिपीट कर दें। ओके ओके, ठीक ठीक हो, कॉल करने थैंक का यू थैंक शुक्रिया। यू जी डॉक्टर साहब। ये बुजुर्गों वाला मसला तो घर घर का है डॉक्टर साहब। ये ब्रेटा कार्ब दवाई बताई है, उससे इंशाल्लाह इतना होगा कि वो ठीक रहेंगे। उसके साथ साथ ये नहीं है कि जेरियाटिक सारे डिजीज़ की एक दवाई ब्रेटा कार्ब है। इससे ये होगा कि उसकी कमज़ोरी बेहतर होगी और उसका भूख लगना, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी ब्रेटा कार्ब 30 में। इन्होंने जो मसला बता दिया है नेजल पॉलिप का, नाक के अंदर जो है अक्सर औकात लोगों का गोश्त बढ़ जाता है। ठीक है, गदूद हो जाती है। बिल्कुल, उस गदूद की वजह से फिर पेशेंट्स का रात को जब वो लेटते हैं तो उनको डिस्निया का मसला रहता है, या इसको जो है सांस नहीं आता सही तरीके से, और या उसको जो है रात को खराटे बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्नोरिंग का मसला रहता है। तो इसमें सर्जिकल प्रोसीजर से लोगों को गुजार दिया जाता है। कहते हैं कि नहीं जी ये सर्जरी के बगैर नहीं ठीक होता। यही नेजल पॉलिप जो है, काली आइडाइड हमारी एक दवाई है होम्योपैथिक में और दूसरी दवाई है सलीशिया, सलीशिया 6 पोटेंसी में। ये दो इस तरह की दवाइयां हैं कि जो सर्जन्स नाइफ की तरह ये काम करती हैं। जहां पर एक पेशेंट को सर्जरी की जरूरत होती है वहां पर होम्योपैथी में सलीशिया दवाई उस सर्जरी का काम जो है विदाउट सर्जरी दवाई के थ्रू वो कर देती है और पेशेंट का मसला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नेजल पॉलिप में एक ये आप कोशिश करें कि नेजोडायलेटर्स इस्तेमाल नहीं करें। इन सिंपल वर्ड्स कहूँगा, जो स्प्रे आप लोग नाक में करते हैं सांस बहाल करने के लिए या नाक खोलने के लिए, इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, वक्ती तौर पर आराम मिल जाता है, लेकिन उसके बाद सांस की नालियाँ वापस कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को बाद में अस्थमा के मसाइल पैदा हो सकते हैं, या उसमें से साइनोसाइटिस का मसला आप लोगों को हो सकता है। तो इसलिए सलीशिया दवाई का इस्तेमाल आप करेंगे तो इससे आपको DNS का मसला या नेजल पॉलिप का मसला, दोनों जो भी मसले हैं उससे आपको इंशाल्लाह ये मसला आपका सॉल्व हो सकता है। बाकी कुछ बच्चों में एडिनोइड्स का मसला होता है। एडिनोइड्स का काम यह है कि ये मतलब जब हम नेजल एरिया के थ्रू इन्वेडर्स जब अंदर जाते हैं, एडिनोइड्स का काम है उसकी सफाई करना, उनको किल करना। कुछ बच्चों में वो एडिनोइड्स बढ़ जाते हैं, फिर डॉक्टर सर्जरी का कहते हैं। कुछ बच्चों में हमने देखा है कि टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स में भी बच्चों के सर्जरीज करवाते हैं। इस पर मैं अक्सर बात करता हूं कि एडिनोइड्स में या टॉन्सिल्स में या पॉलिप्स में जो है इसमें सर्जरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इससे एक वजूद को नामुकम्मल बनाना है। अब एक पेशेंट के टॉन्सिल्स है, उसका अपना एक काम है, वजूद की हिफाजत वो करता है। अब अगर आप उनको रिमूव करेंगे तो वजूद की जो वाइटल सिस्टम है, उनकी जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, उनको कमजोर बनाना है। तो यही टॉन्सिल्स है, इसने अपनी ड्यूटी की है। अगर ये खुद बीमार हो गए हैं तो तरीका यह है कि इसका इलाज किया जाए। टॉन्सिल्स मेडिसिन के ठीक हो जाते हैं और पेशेंट की टॉन्सिल्स दोबारा से अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं और उनको रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? आप लोग ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोहाट से बात कर रही हूँ। ये आपसे ये पूछना था कि मेरा नवाज है नेक्स्ट मंथ में वो 5 साल का हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन वो खुराक नहीं करता, बस वो बंद कर नहीं आनी आवाज, तो वो कुछ भी नहीं। जी, वो सुबह एक फीडर पीते और रात को ना, और बाकी जो चीज भी उससे कहें एग चिकन जो चीज, तो वो कहती है मुझे घिन आती है ना, और कोई खुराक नहीं करता। तो ऐसी कोई मेडिसिन बता दें जिससे वो खा के खुराक करे। अच्छा, एज दोबारा बताइएगा, क्या बताई थी आपने? एज उसकी 1 मंथ के बाद 5 साल का हो जाएगा। 5 साल। इंशाल्लाह। किसी डॉक्टर को नहीं चेक करवाया आप लोगों ने? नहीं, डॉक्टर को चेक करवाए तो वो तो बस भूख वाली दवाई देते हैं, लेकिन उस दवाई का भी उस पर नहीं असर होता। ठीक है, चले मैं मेडिसिन बताता हूँ, आप प्रोग्राम देखें। ठीक हो गया, थैंक यू। प्रोग्राम देखें, हम बताते हैं 5 साल के बच्चे में तो अच्छी खासी जो है वो डेवलप हो जाती हैं चीजें। ये मैं बता दूं, इन्होंने ये बात इसलिए मैंने पूछी है कि किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया।
अक्सर ये गलती होती है कि पेशेंट्स को चेकअप के बगैर ही जो उसके पेरेंट्स बताते हैं, जब पेरेंट या जो पेशेंट अपने कंप्लेंट बयान करता है, सिर्फ उसी को डॉक्टर लेके फौरन से दवाइयाँ लिख देता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब टॉन्सिल्स की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पर अगर एक पेशेंट के गले में टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, उनको पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, उनकी भूख खत्म हो सकती है, उनको बार बार जो है बुखार का मसला हो सकता है, बार बार उनको सोर थ्रोट, इनका गला खराब हो सकता है, उनका चेस्ट इन्फेक्शन का मसला बार बार हो सकता है, ठीक है। इन सब काजेज में फिर ट्रीटमेंट देना, अगर इनको भूख नहीं लग रही और अगर इस बच्चे को टॉन्सिल्स का मसला है, एपिटाइजर्स पर इस पे काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी कर नहीं रही, सारे मयाज़म अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल, या मयाज़म से अंदर जा रहे हैं, तो स्टमक से तो हंगर सिस्टम जो है वो तो एक्टिवेट होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक दवाई सिर्फ बता दूंगा, चाइना ऑफ दवाई है, चाइना ऑफ 30 पोटेंसी में, ठीक, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिया करें खाने से पहले। और इसके साथ आपको ये मशवरा दूंगा कि इस बच्चे को फौरन डॉक्टर को दिखा दें। कहीं आप लोगों के नज़र में अगर कोई वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है होम्योपैथी का, उसके साथ आप लोग मशवरा करें, इनका चेकअप करेंगे, या अगर कोहाट से ये लोग पेशावर आ सकते हैं, उधर मैं बैठता हूँ मंडे ट्यूसडे 2 दिन, तो उधर भी ये अपने बच्चे को ला सकते हैं ताकि मुआयने के मुताबिक उनका प्रॉपर इलाज किया जा सके, ठीक, ट्रीटमेंट हो सके। 051-410-2251 हमारे राबिते का नंबर है। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि डॉक्टर साहब को आप रब्ता करते हैं 0300-1898933 0315346445 पर, और ये हमारी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ आप देख लें कि आपके नियर बाय में कहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में डॉक्टर जुम्मे और हफ्ते को क्लिनिक करते हैं, पेशावर में डॉक्टर साहब पीर, मंगल और बुध वाले दिन होते हैं, जुमेरात को डॉक्टर साहब चकदरा में होते हैं, और इतवार को सवाबी इस्माइलिया में बैठते हैं। तो आप देखें आपके नियर बाय में कौन सा क्लिनिक है जहां पर आप जाके विजिट कर सकते हैं, और आपका जो भी मसला है वो आप जाके डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली लोग हमें शिकायत करते हैं कि आप हमारी कॉल नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमें इतनी रैंडम कॉल्स आ रही होती हैं कि हम सारी कॉल्स प्रोग्राम में पिक नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो है वो डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लें, उधर राब्ता कर लें, या फिर डॉक्टर साहब के क्लिनिक विजिट कर लें, ताकि आप लोगों की ये शिकायत जो है वो दूर हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ पे हमने बहुत सारी बालों के हवाले से बात की, वहीं स्किन का भी इशू जो है वो मौसम के साथ साथ वेरी कर रहा होता है। कभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा आपकी स्किन क्लीन फेयर हो जाती है, और कभी हम देखते हैं बहुत डल कलर हो जाता है और एक्नी आने लगते हैं। स्पेशली डॉक्टर साहब 30 के बाद, जब एक खातून की मैं बात कर सकती हूँ कि 30 साल के बाद जब 30 ईयर क्रॉस करती है, उसके बाद हमने देखा है कि उसकी स्किन का टेक्सचर चेंज होने लगता है। इस पे बात करनी है, लेकिन पहले कॉल ले लें हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आबिद बात कर रहा हूँ लिया से। जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है जनाब, डॉक्टर साहब बात करनी है जनाब। जी कीजिए, फरमाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे शुगर है। जी, शुगर का मसला है आपको? अच्छा, तो मैं दवाई खाता हूँ, ये डायाबीटा। जी पहले बात है जनाब मेरी सुन लेना, तो उसके बाद जो है ना मुझे फिर जवाब दें ताकि मैं आपकी बात सुन सकूं। ठीक है। मुझे शुगर है, शुगर 4-5 साल से है जी। तो मैं दवाई खाता हूँ, ये डायाबीटा जो टीवी पर बताते हैं ना, ये वाली दवाई खाता हूँ। ठीक है। ये कड़वी बहुत है, लेकिन इससे वजूद कमजोर हो रहा है। वैसे तो कवर हो रही है, लेकिन वजूद कमजोर हो रहा है। ठीक है। बाकी मर्दाना कुव्वत भी कमजोर है थोड़ी। ठीक है। तो ये काइंडली बता दें कि ये शुगर अगर कंट्रोल हो सकती है तो आप हमें दवाई दे सकते हैं। आप इस तरह करें, बाकी अगर दवाइयाँ भेजना या ऑनलाइन चेकअप के बारे में आप मुझसे मालूमात करना चाहते हैं, वो तो आप मेरा क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर है, उस पर रब्ता कर लें। बाकी शुगर से आपने जो दवाई बताई है, शुगर के साथ साथ जो कमज़ोरी आ रही है, उस पर मैं आपको मशवरा देता हूं, या जितने भी व्यूवर्स हैं डायबिटीज़ के अभी देख रहे हैं, उनको मैं इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूं। ठीक है, थैंक यू कॉल करने का शुक्रिया। और अब आप स्क्रीन के सामने आ जाएं ताकि आप हमारी बात जो है वो पिक कर सकें, सुन सकें, ताकि आपको पता चल जाए। डॉक्टर साहब, कुछ पेशेंट्स होते हैं कि वो आ नहीं सकते, या वो मिसाल के तौर पर दूर से हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं,
उस पे फिर मेरा असिस्टेंट उनको एक टाइम लेके उनको कहता है कि आप इस टाइम पर कॉल कर लें, आपको मशवरा दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो पेशेंट उस टाइम पे मुझसे कॉल पे रब्ता करते हैं, या कुछ अगर स्किन वगैरह के इश्यूज होते हैं तो वीडियो कॉल पर उनको देख लेते हैं। ठीक। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसको मेडिसिन भिजवाने की ज़रूरत होती है, या ओल्ड पेशेंट, तो इसलिए उनको कहा कि क्लिनिक के नंबर पर रब्ता करें। दूसरा, इन्होंने जो दवाई का बताया है कि मैं मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, शुगर कंट्रोल है बट कमज़ोरी बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो है ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो तो हमें कंट्रोल नजर आता है, जिस तरह हम रैंडम ब्लड शुगर देखते हैं, ठीक है। आरबीएस जो है हम आम ग्लूकोमीटर पर देख लेते हैं, वो जी 200 आता है, वो जो शुगर जो है 150 आती है, हमें ये लगता है कि शुगर कंट्रोल है। लेकिन शुगर कंट्रोल करना ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी दवाइयां वो देते हैं कि जिससे लीवर जो है, जिगर, वो ग्लूकोज का बनाना कम कर देता है, ठीक है। और इस दूसरी साइड पर जो है इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो दवाइयां, ठीक है, ब्लड में तो शुगर का लेवल उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, उस सारे ग्लूकोज को किडनीज में एकमुलेट करके यूरिन के थ्रू फ्लश आउट करते हैं, जबकि ये वजूद की जरूरी एनर्जी है, ये वजूद को मिलनी चाहिए, ठीक है। इस हालत में साइजीजियम एक दवाई हम चलाते हैं, साइजीजियम, और जेमनीमा दूसरी दवाई है। इन दवाइयों का काम इस तरह है कि सेल्स में ये एबिलिटी पैदा करती है कि वो अंदर अपनी एनर्जी स्टोर कर सके। दूसरी दवाई जो साइजीजियम और जेमनीमा का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो इस तरह से है कि लीवर इस काबिल हो जाए कि वो अपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारी ज्यादा एनर्जी जो है वो एडिपोज टिश्यूज में फैट्स की शक्ल में स्टोर होती है, हमारे लीवर में स्टोर हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो सेल्स हैं, खुलियों के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है। फिर जब वजूद को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो वही एनर्जी फिर ब्लड में वापस आती है और ये हमारे वजूद की जरूरत को पूरा करती है। तो मेडिसिन के साथ साथ पेशेंट्स कहते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल है, लेकिन उनके आई साइट कमजोर होती जाती है, उनके गुर्दे कमजोर होते हैं, उनका स्किन खराब होता है, उनकी हड्डियों के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेसिकली दिस इज द मेन रीजन, ये एक मेन वजह है कि मेडिसिन के जरिए तो वो कोशिश करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट ज्यादा होते जा रहे हैं। अब आप पूरी दुनिया को देखें, ग्लोबली चेक करें तो पाकिस्तान में डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा हैं। इसमें मैं आपको एक बहुत कमाल की बात करने वाला हूँ, आपने गौर से ये सुनना है। यहाँ पर हमारी जो मोस्टली हमारी जो डाइट है, हम गंदम की रोटी खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद, जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसके बाद तो गला तो काफी ज्यादा पैदा होता है। अगर आप देखें, इस तरह एक खेत है मिसाल के तौर पर, वो पहले 5-6 बोरियां करती थी, उसमें आप हाइब्रिडाइज्ड जो है उसमें गंदम आप बोए, उसकी जो बीज है, तो वहां से बहुत ज्यादा गला जो है हमें मिलता है। लेकिन उस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से उस गंदम की जो ग्लाइसेमिक रेशो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, वो बजाय इसके कि वो इंसान को गले की जो है फायदा दे दे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वजूद को जो है शुगर की तरह वो खून में जो है वो सर्कुलेट होता है, यानी वो चीनी की तरह हो गया है, हाइब्रिडाइज्ड कर करके, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो मोटापे का शिकार हो रहे हैं। जबकि पेशेंट को तो हम कहते हैं कि जी आप जी चीनी बंद कर लें, चावल बंद कर लें, या आप जो है इस तरह कम कर लें, तो वो क्या करते हैं जी रोटी बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, ठीक है, या वो जो है डेली एक्सरसाइज नहीं करते। अब अगर एक पेशेंट है वो बहुत ज्यादा खुराक करेगा और वो रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करेगा, गंदम की रोटी बंद या कम नहीं करेगा, तो इस पेशेंट्स को जो है टेंडेंसी है शुगर होने की, ठीक है। तो शुगर होने की बेसिक वजह यह है कि डेली रूटीन तो हमारी नॉर्मल है, एक्सरसाइज हम नहीं करते ना। गंदम तो हर एक ने खानी है, बिल्कुल, हर एक ने रोटी खानी है। वो पराठे भी लोग सुबह के टाइम खा रहे होते हैं और वो भी गंदम के ही होते हैं, बिल्कुल। फिर आपने दोपहर और रात की रोटी भी खानी है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का कुछ कल्चर ऐसे हमने 3 टाइम रोटी बना दिया है, वरना अदरवाइज आप दूसरे मुल्कों में चेक करें वो 2 टाइम खाना खा रहे होते हैं, हम 3 टाइम खाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अब जब हमने खाने ही गंदम है तो फिर तो ये होगा। अब इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? इसका अल्टरनेट मैं आपको बता दूं, जिस तरह हम डॉक्टर्स एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, हर पेशेंट को कहते हैं कि आपने रोजाना एक्सरसाइज करना है। उसकी वजह यह है कि जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उस एनर्जी को हम फिर क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करना भी होगा। अगर आप उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार करके सामने आएगा।
अब अगर एक पेशेंट है वो इसी तरह बहुत ज्यादा ईटिंग करेगा, ओवर ईटिंग करेगा, उनकी एब्डोमिनल ओबेसिटी बढ़ेगी। ठीक। एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से फिर लीवर भी इफेक्ट होता है और फिर उसका जो है पैंक्रियाज भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ हमें बंद करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कम खुराक, ज्यादा एक्सरसाइज, फिर पेशेंट जो है वो हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि इस सर्कल से तो हम निकल नहीं सकते। पानी का इंटेक कितना होना चाहिए? लोग पानी का वाटर इंटेक तो नॉर्मली जो है अगर आप देखें 8 ग्लास का होना चाहिए, कुछ लोग 7 ग्लास भी पीते हैं, वो भी बराबर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब यह है कि बहुत ज्यादा वाटर इंटेक। ठीक, 7 to 8 ग्लास बिल्कुल। मतलब हमने गंदम खानी है, हम एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि सर्कल से तो बंदा नहीं निकल सकता। लेकिन ओबेसिटी के पेशेंट्स, जितने मोटापे के मरीज हैं, उनको ये चाहिए कि वो गंदम की रोटी इंतहाई कम कर ले, जौ की रोटी वो खा सकते हैं। ठीक है, और फ्रूट चाट या वो कोई चना चाट वगैरह उस पे अपना भूख कम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं माजरत चाहती हूँ, फ्रूट चाट से मुझे याद आ गया, ये फ्रूट चाट में भी चीनी डाल के खाते हैं, ये वो वाले लोग हैं। चीनी डालेंगे, उसके अंदर क्रीम डालेंगे, वो अच्छे से हम उसको और मीठा करके ना फिर खाएंगे डॉक्टर साहब। फिर तो होगा यही कि डॉक्टरों की क्लिनिक की रौनक कम नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह होगा ना, फीसेस देते रहेंगे। बिल्कुल फीसेस देते रहेंगे और इसी तरह है मेडिसिन खाते रहेंगे। यहाँ पर हेल्थ की बात जब हम करते हैं या डॉक्टर हम कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो बहुत चीजें इस तरह हमें नजर आती हैं कि ये पहले से प्रोग्राम्ड हैं कि होगा ये। जिस तरह भी आप लोग अगर देखें, हम किसी को कॉल करते हैं तो उसमें पहले ये कहते हैं कि अपने बच्चे पर नजर रखें, वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ये वो। ठीक है, अब ये चीजें तबाही दिखाएं बच्चे भी, आप नहीं, अब तबाही हो गई है तो अब ये कहते हैं प्राइवेसी याद आ गई है। तो अब एक चीज इतनी तबाही हो गई है, अब उनको समझा रहे हैं। ठीक है, अब चीजें तो पहले से हुई है ना। इसी तरीके से हेल्थ में बहुत सारी बातें हैं जो बंदा ना डिस्कस नहीं कर सकता, बट लेकिन जो पेशेंट्स हैं उनको दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे दे। और जिस डॉक्टर के पास भी पेशेंट जाते हैं, अगर डॉक्टर साहिबान मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उनको टाइम देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जब समझ जाते हैं एक मसले को, वो बगैर दवाई भी ठीक हो सकते हैं, बगैर मेडिसिन भी वो खुद को कवर कर सकते हैं। ठीक ठीक, वक्त होता है जी एक छोटी सी ब्रेक का, साथ दीजिएगा जान है तो जहान में। जी वेलकम बैक एक दफा से फिर, खुश आमदीद आप लोगों को। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे मोटापे की, हमने बात की, वो हमें मुझे जंक फूड याद आ गया साथ ही फौरन ब्रेक में। मैंने अच्छा, मजे की बात है, हमेशा मजे की बात वो होती है जो ब्रेक में होती है, तो मैंने डॉक्टर साहब को फौरन कहा, डॉक्टर साहब वो बर्गर और जो पिज्जा हम खाते हैं तो उससे भी तो मोटापा आता ही है, तो उससे कोलेस्ट्रॉल भी आता है। डॉक्टर साहब अब कोलेस्ट्रॉल पे बात कर लेते हैं कि उन सब चीजों के साथ जो कोलेस्ट्रॉल आता है उसका कितना नुकसान है। कोलेस्ट्रॉल की एक बात मैं कर लूँ यहाँ पर, हम जो डेली इंटेक करते हैं ना, 100 में 15 to 20% कोलेस्ट्रॉल हम डेली इंटेक करते हैं फूड के जरिए। ठीक, 80 to 85% कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर उसको कंट्रोल भी करता है और लीवर उसको बढ़ाता भी है। ओके, 80 to 85%। ठीक, अब आप ये कहेंगी कि मतलब 80 to 85% वजूद में अपना बन रहा है, तो ये तो नुकसानदेह होगा। ये नुकसानदेह बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम पैदा किया है, हमारे सेल मेम्ब्रेन्स जितने भी हैं वो फैट्स के बने हुए हैं, स्किन के अंदर विटामिन D3 रिसेप्टर्स हैं वो फैट्स के बने हैं। जिस तरह एंड्रोजन्स या हार्मोन्स की जो मैं अक्सर बात करता हूँ, ये सारे हार्मोन्स जो बन रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बात कर लें, ये जितने भी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह है तो ये सब जो है ये कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। अब अगर ये 80 to 85% कोलेस्ट्रॉल वजूद में नहीं बनेगा तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा? ठीक है ना। ठीक, या जितने भी एंटीबॉडीज वगैरह हैं ये प्रोटीन से बनते हैं, तो इस पे एक निज़ाम अल्लाह ताला चलाता है इंसानी वजूद का। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि सब कुछ बंद कर लें। एक पेशेंट है मिसाल के तौर पर, जब उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 तक पहुंच जाता है या 201 पर भी पहुंच जाता है, तो डॉक्टर जी उनको यही ओल्ड स्कूल पैटर्न पर वो रखते हैं। वो कहते हैं नहीं जी आपका शुगर लेवल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का 201 हो गया है, अभी तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का मसला होगा, अभी तो आप दिल के बीमार होंगे, रगें बंद होंगी, आपको हार्ट अटैक होगा। पेशेंट को इतनी एंजाइटी बढ़ा देते हैं कि वो कहते हैं जी भाई मेरी तो बात खत्म हो गई है। एक साथ गिनवा दिए, क्या ये ऐसे नहीं है। पेशेंट की जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट बंद करवाना, ठीक, एक खुराक। अब अगर एक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तरीका यह है कि पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल की दवाई दी जाए, लाइफस्टाइल में चेंजेस का, एक्सरसाइज की जो मैं बात कर रहा हूँ वो शुरू कराई जाए,
और ऑयली फूड जो है वो कम करा दी जाए, ये नहीं कि ऑयल लाइफ टाइम के लिए बंद कर लें। यहाँ पर अगर दूसरा एक मिथ देख लें, लोग जो है रोवेस्टाटिन फार्मूला जो है, स्टैटिन फार्मूला आमतौर पर मैं कहूँगा, स्टैटिन फार्मूले का काम यह है कि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ठीक। पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल जब उस पे कम हो गया है फिर तो होना ये चाहिए कि वो दवाई बंद कर ले, ठीक, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो गया है। अब वो पेशेंट जो है वो सालों उस दवाई को खाता रहता है। उसकी वजह से होता क्या है, पेशेंट को जो है वीकनेस शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, डॉक्टर जी कहते हैं कि मेंटेन रखने के लिए यही खाते मैं रहें। बात कर रहा हूँ कि ये ओल्ड पैटर्न तरीका है सारा। अच्छा। यहाँ पर न्यू रिसर्चेस जो हो रहे हैं, अब कुछ अरसे बाद ये चीजें रियलाइज हो जाएंगी कि कुछ मसले गलत बताने की वजह से पेशेंट्स में पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना। अब एक पेशेंट है, मिसाल के तौर पर उनको 10 to 15% खुराक में मिल रहा है। अब 10 to 15% खुराक में मिल रहा है, होना ये चाहिए कि 10 to 15% से लेके वो 5% पे ले आए, ठीक हो यानी गया। फूड इंटेक कम कर ले। ठीक। अब वो जो 80% वजूद में मसला पैदा हो रहा है, होना ये चाहिए कि वजूद के अंदर जो फैट्स हैं उसकी यूटिलाइजेशन में अगर मसला है, या वो सही तरीके से सेल मेम्ब्रेन्स नहीं बना रहा, या अगर उससे हार्मोन्स नहीं बन रहे ठीक तरह से, तो ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए जिसमें लीवर भी हेल्दी हो, जिसमें वही LDL जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो हमारे वजूद के काम आ सके। ठीक। ठीक है। जिस तरह हम होमियो की बात करते हैं, अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि इस पे मैं काम कर रहा हूँ और बहुत सारी चीजें जो है मुझे गलत साबित हो रही हैं। शुगर की मैं बात कर लूं या कमजोरी की मैं बात कर लूं, अब यही कोलेस्ट्रॉल है, ये निकालना नहीं है, ये लीवर से स्टॉप नहीं करना। ठीक है। इसकी दवाइयां होती हैं, कोलेस्ट्रीनम एक दवाई है, चिलोडोनियम दूसरी दवाई है, लेसिथिनम तीसरी दवाई है। ये ऐसी दवाइयां हैं जो वजूद के फैट्स जो है, फैट्स को वजूद से निकालने के लिए नहीं है, वो वजूद के काम लाने के लिए इस्तेमाल कराएंगी। ठीक है। तो ऐसी दवाइयां फिर अगर एक पेशेंट इस्तेमाल करेगा तो उसके ब्लड में कहाँ कोलेस्ट्रॉल बनेंगे, या वो लाइफ टाइम परहेज तो नहीं करेगा, या उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, नुकसानात भी नहीं होंगे। तो बंद कराना एक चीज मुकम्मल तौर पर बंद करवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। एक पेशेंट का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सिर्फ उसमें उनको एहतियात करना चाहिए 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल वो कम नॉर्मल लेवल पर आ जाए। डाइट से कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है? डाइट से बिल्कुल होता है। एक पेशेंट अगर कम खुराक का है, कंप्लीट डाइटिंग के हक में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, सही। ठीक है। वो मुकम्मल तौर मतलब पर चीजें बंद करवाना, खा रहा है तो आधी कर दे, आधी कर दे बिल्कुल, और उसके साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज का जो टाइम है वो 30 मिनट से 40 मिनट्स का कर दे। ठीक है। तो इसके वजूद के अंदर जितने भी एडिपोज टिश्यूज में फैट्स बरे हुए हैं, सारे जमा हो गए हैं, वही फैट्स जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जी, ठीक है। और एनर्जी जब बर्न हो जाती है तो फैट्स भी खत्म हो जाता है, वजन भी कम हो जाता है और सेहत भी नहीं खराब होती। डॉक्टर साहब का कहने का मतलब है कि चला करें और एक्सरसाइज किया करें, जो जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं और जिम जाके एक्सरसाइज करें, आप अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। डॉक्टर साहब बचपन में हम कितना बैडमिंटन खेलते थे, तो डॉक्टर साहब नहीं खेलते थे मेरे साथ, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं खेलता था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बैडमिंटन मैंने खेली है, और ये तो बहुत फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप जिंदगी से निकालेंगे। अब मैं आजकल हाइकिंग कर रहा हूँ, यही चीजें मुझे क्या पड़ी है कि मैं पहाड़ों पर चढ़ूं, ये तो अपनी सेहत के लिए लोग करते हैं ना, तो ये तो होनी चाहिए ये चीजें, और ये मैं भी करता हूँ, और सबको ये चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज वो अपने लाइफ रूटीन में वो फिजिकल एक्टिविटीज वो शामिल कर ले, नहीं तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल पर लोगों को पैदा हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, वैसे मैं हाइकिंग के बारे में ना 2 मिनट एक लफ्ज बोलना चाहती हूँ। मैं प्रीवियस जॉब करती थी जहाँ वहाँ पर मेरे बॉस थे और वो रोज हाइकिंग करने जाते थे। हमें जब काम होता था ना सर उठ के हाइकिंग पे, तो मैंने एक दिन पूछा कि सर आप इसी टाइम पे हाइकिंग पे क्यों चले जाते हैं 4 बजे के करीब? उन्होंने कहा मुझे नेचर पहाड़ बुलाते हैं। मुझे लगा मजाक कर रहा है, पहाड़ किसको बुलाते हैं, कैसी बात है, लेकिन फैक्ट है। उसके बाद जब मैंने खुद हाइकिंग शुरू की, कोई दिन मिस हो जाता तो मुझे लगता था कि वाकई आज कुछ कमी हो गई है। तो मैंने उस दिन महसूस करने शुरू किया कि वाकई नेचर आपको बुलाती है। उसकी रीजन ये है कि आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, ताजा हवा मिलती है, आपको एक पुरसकून माहौल मिलता है। वो जो परिंदों की आवाजें और वो जो पत्ते और उनकी आवाजें आती है ना आपके कान से, आप काफी रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो मेडिटेशन तो बेसिकली यही है जो हम कानों में लगा के लाइट म्यूजिक सुन रहे होते हैं मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन ये थोड़ा चल भी ले, हाइकिंग भी कर ले, और अच्छी मेडिटेशन हो जाएगी आपकी। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम ये सब एक्टिविटीज क्योंकि हम नहीं कर पाते, हमारी जॉब रूटीन ऐसी है, तो उससे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो होम्योपैथिक में उसकी ऐसी कौन सी मेडिसिन है?
होम्योपैथिक में एक दवाई मैं चलाता हूँ कॉमन, अगर जो भी पेशेंट्स अभी प्रोग्राम देख रहे हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, कोलेस्ट्रीनम क्यों पोटेंसी में, कोलेस्ट्रीनम क्यों ताकत में, सुबह निहार मुँह रोज़ाना ये 1 घूंट के बराबर पानी में 10 कतरे मिलाकर पिया करें, इससे इंशाल्लाह इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल रहेगा। फैटी लीवर के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, फैटी लीवर के पेशेंट्स भी अगर कोलेस्ट्रीनम का इस्तेमाल करेंगे उससे फैटी लीवर ठीक हो सकता है। या अगर पेशेंट्स के गाल ब्लैडर में स्टोन है, ठीक है, वो स्टोन्स भी ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, तो कोलेस्ट्रीनम उसकी भी एक बेहतरीन दवाई है। यानी इन 3 हालतों में कोलेस्ट्रीनम का इस्तेमाल जो भी पेशेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी सेहत ख़राब नहीं होगी और उसकी सेहत में बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक। हम आखिर में आपको बताते चले हैं डॉक्टर साहब के राब्ते का नंबर 0300-1898-933, 0315-346-4455। डॉक्टर साहब जुम्मे और हफ्ते को इस्लामाबाद में होते हैं, पीर मंगल बुध को डॉक्टर साहब पेशावर में होते हैं, जुमेरात को चकदरा और इतवार को सवाबी इस्माइलिया में क्लिनिक करते हैं। आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको काफ़ी सारे अपने मसलों का हल मिला होगा। मुझे और डॉक्टर जुल्करनैन को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह।